साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आज नव वर्ष है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ और आशा है कि इस नए साल में हम नए तरीके से आगे बढ़ेंगे और जो भी बच्चे हमारे यहाँ पे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, किन्हीं कारणों से अगर आपका जेआरएफ अभी तक नहीं हुआ है, तो इस वर्ष हम इतना प्रयत्न करेंगे कि जेआरएफ हमारा हो जाए। तो इस विश्वास के साथ और इन्हीं चीज़ों के साथ जैसा कि ऑलरेडी आपका सीएसआईआर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और उसके आगे मैंने आपको एक वीडियो में मैंने आपको डीबीटी के लिए आपको सचेत कर दिया है और मैंने ये भी बोला हुआ है कि आपको ये भी नहीं परेशान होना है कि सर वीडियो कब अपलोड करेंगे, कब नहीं करेंगे। तो वो मैं अपने अकॉर्डिंग देख लूँगा। बाकी आपके पढ़ने के लिए जो आपका डीबीटी के लिए अगर मैं बात करता हूँ, जो आपका मोस्ट प्रोबेबली अब आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए जो आपकी कहानी बनने वाली है बेटा, वो आपके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप वो वाली प्लेलिस्ट देखेंगे। बाकी अब हम यहाँ से कुछ आपके जो बायोटेक के पोर्शन थे, जिसको हमने अभी तक अपने चैनल पे कवर नहीं किया है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम बायोटेक में हमने केवल 2 ही टॉपिक अपने चैनल पे कवर किया है, जहाँ पे हमने एक लेक्चर मेरा आपको बीटी टॉक्सिन का मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेना और एक लेक्चर मैंने आपको एग्रोबैक्टीरियम के बारे में बताया है। तो प्रयास मेरा अब ये रहेगा कि चूँकि आपका जो अगला एग्ज़ाम है, हालाँकि मैंने ये ऑलरेडी मेरे ही वीडियो में आपको मिल जाएगा कि डीबीटी, जेआरएफ के एग्ज़ाम में आपको बीटी से डरना नहीं है कि यहाँ पे बायोटेक आने वाला है, ऐसा सब तो कुछ नहीं है। बट फिर भी एक डिसेंट बायोटेक्नोलॉजी आपसे पूछी जाती है, तो उसके लिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डे बाय डे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कंटेंट शानदार रहते हैं, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बिलीव करते हुए अच्छे से आप पढ़ाई करते रहेंगे और चूँकि आपका जो अगला एग्ज़ाम है, जो कि मैंने आपको बोल के रखा था, अगर आप इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते होंगे, तो आपने जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो कि आपका एक बिट-पी एग्ज़ाम है, जो कि आपके बायोटेक वाले बच्चों को तो मैंने बोला ही था कि आपको एग्ज़ाम फ़िल करना है, बट रिस्क लेके जो नॉर्मल स्टूडेंट्स थे, उनको भी मैंने बोला था कि आप उस पर्टिकुलर फॉर्म को ज़रूर फ़िल करिएगा। तो बिट पी जो कि आपका 21 जनवरी को एग्जाम आपका शेड्यूल है, तो मैं ऐसे टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ कि जहां से आपके जो बिट पी के पेपर में भी आपको क्वेश्चंस, क्लोनिंग है, एंजाइम्स है, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाती हैं। राइट। तो बिट पी मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा बीच में ही आपको गेट से मुलाकात हो जाएगी, जो कि फरवरी के आसपास होगा। हालांकि इसके सब के लिए कोई मैं स्पेसिफिक क्लासेस नहीं करता हूँ। मेरी बायोलॉजी का कहने का मतलब वही है भाई, बायोलॉजी समझ के पढ़ाई करिए, सारा एग्जाम आपका क्लियर होगा। तो ये चीजें आपकी कहानी हो गई है। अब हम यहाँ पे सिंपल सी जो हमारा बायोटेक का पोर्शन है, कुछ बायोटेक जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत सारे एंजाइम्स की हमें आवश्यकता होती है। तो उसी के क्रम में हम बात करने वाले हैं। आपने पढ़ा होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन-कौन से एंजाइम्स जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हालाँकि मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको नॉर्मल आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब पता होगा कि जब हम किसी 2 मतलब कह सकते हैं कि 2 डिफरेंट ओरिजिन के मॉलिक्यूल्स को मिला के जब हम डीएनए वगैरह की बना के और पूरा मॉडिफाई करके हम बायोटेक प्रोसेस में हम यूज़ करके किसी जीन लेवल पे हम कुछ करना चाहते हैं, डीएनए लेवल पे कुछ कहना चाहते हैं, तो ओवरऑल इसी को ही हम मोटा-मोटा क्या बोलते हैं, डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। राइट। तो हमारा जो यहाँ पे कोशिश रहेगा वो आपको ये समझाने का है कि एंजाइम्स हमें क्या-क्या चाहिए होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगा। ध्यान से एक-एक लाइन को समझेंगे, पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पैराग्राफ में लिखा है कि एंजाइम कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, द मेजर टास्क ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ द डीएनए। अब चूंकि आपको किसी भी, मान लो कि आपका एक्स ऑर्गेनिज्म ये है, वाई ऑर्गेनिज्म ये है, और सपोज दैट आपको इस पर्टिकुलर वाई ऑर्गेनिज्म के डीएनए को मैनिपुलेट करना है, तो यानी कि आपको एक्स से डीएनए लेना होगा, ठीक है, और वाई में इंसर्ट करना होगा, जो भी कहानी आपको करनी होगी। तो लेकिन आपको सबसे जो खतरनाक स्टेप है वो आपको डीएनए लेवल पे आपको मैनिपुलेशन करना है। ठीक है। अब इसके लिए क्या करना होगा, मान लो कि ये एक्स ऑर्गेनिज्म है, तो इससे आपको डीएनए चाहिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से तो कट मारोगे ना कि डीएनए मिलेगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए भी समझा रहा हूँ मोटे तौर पे, बाकी सारी चीजें आपको डिटेल में समझाई जाएंगी। बट अभी क्या है कि केवल आपको मान लो कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से कहीं तो कट मारोगे जहां से आपको डीएनए मिलेगा, तो यानी कि आपको कट करना होगा। मान लो कि इससे हमने कट किया, और अगर हम इस मॉलिक्यूल को लाके इसमें जोड़ रहे हैं, तो हमें इसे क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइगेट करना। ठीक है। तो यानी कि कटिंग करना होगा एंड लाइगेशन होगा वेक्टर डीएनए एंड द जीन ऑफ द इंटरेस्ट, यानी कि किस जीन को आपको जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज दैट मैंने एक्स को यहाँ पे बोला, बट किसके माध्यम से जब आप भेजते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। ये आपने बायोटेक में पढ़ा होगा कि कभी भी डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए हमें एक वेक्टर चाहिए होता है, जैसे आपने प्लाज्मिड पढ़ा होगा या और भी बैक्टीरियो कैप
कॉस्मिड होते हैं, प्लाज़मिड होते हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जिसके माध्यम से हम डीएनए का मैनिपुलेशन करके एक ऑर्गेनेल से एक ऑर्गेनेल नहीं कहेंगे, एक ऑर्गेनिज़्म से दूसरे ऑर्गेनिज़्म में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। तो यानी कि हमको कट जो लगाना होगा, वो हमें दोनों साइड में लगाना होगा। अब चूँकि इसके लिए हमें नेचुरल एबिलिटी ऑफ द डिफरेंट एंजाइम्स हमको पाए जाते हैं, जिनको एक्सप्लोर किया गया है। अब कौन-कौन से मेजर एंजाइम्स हैं जो आपको चाहिए होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस, जो कि आपने नॉर्मल डीएनए के रेप्लिकेशन में भी आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली ये न्यूक्लियस होते क्या हैं? ये आपके एंजाइम होते हैं व्हिच क्लीव करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेंगे। इसी वजह से इनका नाम है न्यूक्लियस। समझ रहे हो? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नोमेनक्लेचर के हिसाब से बोला गया भैया कि न्यूक्लिक एसिड को जो तोड़ेगा उसको मैं क्या कहूंगा? न्यूक्लियस बोलूंगा। अब ये तोड़ता कैसे है? तो बाय हाइड्रोलाइजिंग करता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको मैं दूसरे कलम से हाईलाइट कर देता हूं, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और जब आप डीबीटी के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्यूक्लियस क्या करते हैं। तो न्यूक्लियस हमेशा क्या करते हैं? जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ पर्टिकुलर बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 3 मेजर टाइप के बॉन्डिंग जो होती है वो आपके डीएनए के मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है। तो जो न्यूक्लियस होता है ये आपके पर्टिकुलर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को जोड़ तोड़ता है, जो ज्वाइन करता है सुगर के रेसिड्यू को फ्रॉम एडिसेंट न्यूक्लियोटाइड। यानी कि सुगर और एडिसेंट न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आपस में जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। बाकी एक चीज और याद रखिएगा, जब भी हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे या कुछ और बॉन्ड बोलेंगे तो वो सुगर और बेस के बीच में होता है। ठीक है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये हम फास्फोडाइस्टर की बात कर रहे हैं, जो कि एडिसेंट सुगर और न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो होता है वो उसके बीच में ये आपकी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। अब जो न्यूक्लिएजेस होते हैं ये आपके डीएनए स्पेसिफिक होते हैं। जो न्यूक्लियस आपके डीएनए के लिए स्पेसिफिक होंगे बेटा उनको हम डीएनएस बोलेंगे, और कुछ आरएनए के लिए स्पेसिफिक होंगे उनको हम आरएनएस बोलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस हमारा न्यूक्लिक एसिड पे कार्य कर रहा था। अब न्यूक्लिक एसिड हमारा दो तरीके का हो सकता है, या तो मेरा डीएनए होगा या तो मेरा आरएनए होगा। तो अगर मैं डीएनए में वक्त वर्क कर रहा हूं तो मैं इसको डीएनएस कह दूंगा, अगर मैं आरएनए में वर्क कर रहा हूं तो मैं इसको आरएनएस कह दूंगा। इसके बाद देयर आर द टू मेजर टाइप ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रेफरेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। राइट। जिसको हम एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। अब चूंकि इनकी पोजीशन, ये लाइन याद रखिएगा, किस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, तो इसको याद रखिएगा कि ये किस लोकेशन ऑफ द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव कर रहे हैं। ये लाइन मैं इंपॉर्टेंट पे तौर पे लिख देता हूं। इसी के बेसिस पे न्यूक्लियस का क्लासिफिकेशन किया गया है बेटा। अब एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या है? एक्सो का मतलब बाहर, यानी कि नाम से ही आपका स्पष्ट है, जो रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड को। एक न्यूक्लियोटाइड को एक टाइम पे करेगा, यानी कि मोनोन्यूक्लियोटाइड आपके रिमूव होंगे, या तो 3 प्राइम या तो 5 प्राइम। याद रखिएगा, और वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। या तो 3 प्राइम से निकालेगा, और या तो 5 प्राइम से क्या करेगा? ये आपका निकालेगा। एंडोन्यूक्लियस ऑन द अदर जो होते हैं वो आपके, एंडो का मतलब ही हो गया आंतरिक, हो गया इंटरनल, हो गया। तो ये जो होता है ये आपका ब्रेक करता है इंटरनल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को, ब्रेक करता है विद इन अ डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल। तो यहां तक हमको समझ में आ गई, हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ भैया। हमें सबसे पहला एंजाइम जो चाहिए, अगर हमें डीएनए में कोई भी खुराफात करनी है तो हमको एक न्यूक्लियस एंजाइम चाहिए। अब न्यूक्लियस जो क्या करेगा, वो चूंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर, चूंकि ऑब्वियस ही बात है डीएनए क्या है। अगर मैं आपसे कह दूं कि डीएनए क्या है, तो वो एक क्या है बेटा? वो न्यूक्लियो, अब यहाँ से समझ लो तुम, न्यूक्लियोटाइड का क्या है? पॉलीमर है। तो पहले स्टेप में हमें तो न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करना है ना, और न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो हम क्या कहेंगे? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है। अब इस फास्फोडाइस्टर को चूंकि तोड़ना है तो हमें कौन सा एंजाइम चाहिए? न्यूक्लियस चाहिए। अब न्यूक्लियस की जो एक्टिविटी के आधार पे या तो ये एंडो होगा, अगर अंदर के, मान लो कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, अगर कोई बीच में कहीं पर ये तोड़ रहा है तब हम इसको एंडो बोलेंगे, बाहर से अगर तोड़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? इसको एक्सो बोलेंगे। बहुत ही सिंपल था, मैंने इतनी बातें यहां तक समझ लिया। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं, अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा फिगर भी आपका बना है। एक्सोन्यूक्लियस है, ये आपका डीएनए का स्टैंड होता है। एंटी पोलैरिटी आपको देखने को मिलती है, 5 to 3 होता है, 3 to 5 होता है। बीच में जो आपको देखने को मिल रहा है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इस मॉलिक्यूल के बीच में जो यहाँ पे आपको डंडी दिख रही है ये आपका फास्फोडाइस्टर है। तो ये बहुत ही आसानी के साथ इसको समझिएगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये
कहाँ पे आपका फॉस्फोडाइस्टर होता है। तो न्यूक्लियोटाइड जो यहाँ पे ये आपका डॉट डॉट ये आपको देखने को मिल रहा है पिंक कलर में, वो आपका न्यूक्लियोटाइड है। और दो मतलब पिंक मॉलिक्यूल यानी दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो आपका बॉन्ड बना हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे भैया, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेंगे। तो यानी कि जो मेरा न्यूक्लियस होगा वो क्या ब्रेक करेगा, जो कि क्लीव करता है न्यूक्लिक एसिड को बाय हाइड्रोलाइजिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो कि ज्वाइन करता है सुगर के रेसिड्यू ऑफ द एडिसेंट न्यूक्लियोटाइड के सुगर के मॉलिक्यूल को क्या करता है, ये आपके जोड़ के रखता है। ठीक है, ये कहानी मुझे समझ में आ गई। अब ये जो एक्सोन्यूक्लियस होगा, या तो ये 5 प्राइम की तरफ से बाहर की तरफ कट मार रहा है, या तो ये 3 प्राइम की तरफ कट मार रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पे सिंपल सी कहानी है भाई, या तो 5 प्राइम से भी तोड़ सकता है, 3 प्राइम से भी तोड़ सकता है, लेकिन एक्सो बाहर की तरफ। एंडो की जब हम बात करते हैं तो ये आपका एंडो न्यूक्लियस जो होता है, ये क्लीवेज करता है, आपका इंटरनल साइड पे क्लीवेज मारेगा। अब यहाँ पे जो कहानी बनती है वो आप इंटरेस्टिंग बात होती है कि जब आप इसका क्लीवेज पढ़ते हैं एंडो न्यूक्लियस का, तो यहाँ पे 2 तरीके के मतलब जो आपके डीएनए के फ्रेगमेंट बनते हैं, तो या तो वो स्टिकी होते हैं और या तो आपके ब्लंट होते हैं। बस अभी आपको मैं इसको डिटेल में जब हम और अंदर घुसेंगे तो मैं आपको इसको पूरा ब्लंट और स्टिकी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। बट अभी मोटा-मोटा आपको केवल इतना समझना है कि ब्लंट एंड जो होता है, इसको आप मतलब 2 सपोज दैट अगर आपका जो स्टिकी मॉलिक्यूल होता है, इसमें दूसरे डीएनए को जब आप लाके रखते हैं तो आसानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे सरलता के साथ ये मॉलिक्यूल हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में आसानी के साथ हम इनको मॉडिफाई करके मतलब यूज कर सकते हैं। ब्लंट में थोड़ी सी हमें दिक्कत आती है, तो इनको वापस से हमें स्टिकी में कन्वर्ट करना होता है। तो खैर ये चीजें अभी आपको मतलब बेसिक लेवल पे बाउंस कर रही होगी, बट आपको इतना कुछ नहीं जानना है। वो हम जब आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब मैं पढ़ाऊंगा, तब मैं वहां पे ब्लंट और स्टिकी का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। अभी बस मुझे ये जानना था, एक्सो होगा तो बाहर से कट मारेगा, एंडो होगा तो अंदर से कट मारेगा, ब्लंट होगा या स्टिकी होगा। स्टिकी में क्या मतलब है भाई, जो जुड़ जाए आसानी के साथ। तो बस आपको इतना जानना है कि सर ने ये बताया है कि अगर स्टिकी एंड का डीएनए का मॉलिक्यूल मेरा बनेगा, तो उसको मैं क्या करूंगा, मैं उसको बहुत ही आसानी के साथ जोड़ लूंगा, क्योंकि वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह के साथ आसानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, जो भी क्रिया करेगा वो वहां पे आसानी के साथ हो जाएगा। यानी कि स्टिकी वाला जो है वो हमारा अच्छा है, और ब्लंट वाला थोड़ा सा कह सकते हो कि गंदा टाइप का है। बट कोई बात नहीं, हमें दोनों ही मिल रहे हैं, तो हम इसको आगे देख लेंगे कि हमें क्या चीजें यहाँ पे करनी है। तो न्यूक्लियस के बारे में हमने समझ लिया, बॉन्डिंग समझ लिया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को समझ लिया। यहाँ से क्वेश्चन जो होता है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब थोड़ा-सा ये बड़ी बुक में आपको दिखा देता हूँ कि आपका एक्सो और एंडो में कुछ आपके एग्जांपल्स आपको याद रखने होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसा कि ये मैंने जो आपको लाइन लिखी हुई है, ये आपका टीए ब्राउन से मैंने उठाया है। तो अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना होगा, तो जो बायोटेक वाले बच्चे होंगे वो उनको पता होगा कि ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक मानी जाती है टीए ब्राउन। वहाँ पे आपको चैप्टर में मिल जाएगा। तो जो मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिफरेंट एक्सोन्यूक्लियस जो आपके लाइज इन द नंबर ऑफ स्ट्रैंड दैट आर डिग्रेडेड व्हेन अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल इज अटैक। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंजाइम होते हैं कॉल्ड, हमको क्या क्या बोलते हैं, एक आपका होता है बेल 31 होता है, जो कि हम बैक्टीरिया से इसको हम बाई 31 कह लो या जो भी कह लो इसको। ठीक है, इसको हम बैक्टीरिया एल्ट्रोमोनास स्पेजिनिया से हम इसको आइसोलेट करते हैं। तो थोड़ा सा अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपसे इस स्पीसीज का नाम पूछ ले, जो कि आपका क्या है, एक्सोन्यूक्लियस का एग्जाम्पल। अगर आपसे पूछता है कि कोई मुझे एक एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम बता दो, तो हम क्या कहेंगे, बाई 31 कहेंगे। ठीक है, तो ये मैं कह दूंगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, जो कि रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड को फ्रॉम बोथ स्ट्रैंड ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। अब ये हमेशा याद रखिएगा, जो ये आपका मॉलिक्यूल है बाई 31 है या जो भी कह लो यार, ठीक है, ये आपका बोथ स्ट्रैंड यानी कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा। अब चूंकि तुमको याद करना भी मुश्किल होगा, तो हम इसको कैसे याद करेंगे, इसकी स्पेलिंग में बी आता है और बी से एक वर्ड होता है बाई। तो हम इसको याद रखेंगे कि ये जो आपसे पूछेगा कि ये क्या दोनों ही स्ट्रैंड से डीएनए को ब्रेक करेगा, तो बिल्कुल ब्रेक करेगा। बाकी आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे ये बैल 31 लगा हुआ है, जो कि डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड से ये आपका रिमूव कर रहा है, देख लो यहाँ पे। ठीक है, विच रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम बोथ स्टैंड ऑफ द डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, मतलब डबल स्टैंड पे तो काम ही कर रहा है, लेकिन दोनों स्टैंड से ये अपना निकाल रहा है। इसी के कंपैरिजन में एक आपका एक्सोन्यूक्लियस थर्ड होता है, जो कि केवल क्या करता है, विच रिमूव न्यूक्लियोटाइड ओनली फ्रॉम द 3 टर्मिनस से केवल निकाल सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, केवल यहाँ से न्यूक्लियोटाइड निकला है, यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है। लेकिन इसने जब कार्य किया है, तो यहाँ से भी निकला, यहाँ से भी निकला, यहाँ से भी निकला, यहाँ से भी निकला। तो मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और सबसे अच्छा तरीका
हम कुछ भी नहीं जानते हैं, तो सर ने हमको बी से क्या बता दिया है, बाई बता दिया है। तो बस हम इतना याद रखेंगे, जब हमको ऑप्शन में मिलेगा तो हम इसको टिक कर लेंगे। ठीक है? अब थोड़ा-सा आगे बढ़ जाऊँ, द ग्रेटर द लेंथ ऑफ द टाइम दैट बाइल बी अलाउड टू एक्ट ऑन ए ग्रुप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, द शॉर्टर द रिजल्टिंग डीएनए फ्रेगमेंट जो बनते हैं, ये आपका एक फैक्ट है, तो अभी इस पर आपको नहीं जानना है। इन कंट्रास्ट एंजाइम जो कि आपके ई कोलाई से हम आइसोलेट करते हैं एक्सोन्यूक्लियस थर्ड, याद रखिएगा, ई कोलाई से हमको एक्सोन्यूक्लियस थर्ड मिलता है, और एक आपका बैक्टीरिया एल्ट्रोमोनास स्पिजिनिया जो होता है, इससे हमको बैल 3 1 या बाई 3 1 जो भी कह लो, वो हमें मिलता है, जो आपका क्या करता है, दोनों ही स्ट्रैंड से तोड़ता है। ठीक है? ये जो डिग्रेड करता है, ये केवल एक स्ट्रैंड ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल से ब्रेक करेगा, जिससे आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है बात? अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत अच्छे से हमने इस पर्टिकुलर लाइन को आपको समझा दिया है। ठीक है? अब थोड़ा-सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ। द सेम क्राइटेरिया कैन बी यूज्ड टू क्लासिफाई एंडोन्यूक्लियस। अब एंडोन्यूक्लियस का भी आपको क्लासिफाई करना होगा, तो उसी में ही एक आपका एंडोन्यूक्लियस आता है, जिसको हम एस1 एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। ये आपका एक फंगस से हम आइसोलेट करते हैं, जिसको हम एस्परजिलस ओराइजा बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नाम आपसे पूछा जाएगा कि एस1 एंडोन्यूक्लियस आप किससे आइसोलेट करते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं फंगस बोलूँगा। ठीक है? जो क्लीव करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल को क्लीव करता है। इसमें नाम में भी एस लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ऑप्शन दे दिया डबल स्टैंडर्ड तो गलत कर दो। एस1 में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं आना चाहिए। ये आपके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को तोड़ेगा। जबकि एक और आपका डीएनएज होता है, जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज 1 बोलते हैं, जिसको डीएनएज 1 बोलते हैं, जिसको हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम काऊ के पैनक्रियाज से हम आइसोलेट करते हैं, जो कि बोथ सिंगल और डबल स्टैंडर्ड दोनों मॉलिक्यूल को कट करता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। एस1 एंडोन्यूक्लियस में हमको पता चल गया भाई, सिंगल कट मारेगा, सिंगल स्ट्रैंड को क्लीव करेगा, एस से एस को मिला लेंगे। लेकिन जो हमारा डीएनए फर्स्ट होता है, वो चाहे सिंगल स्टैंडर्ड हो, चाहे डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड हो, दोनों में ही ये कट मारने में सक्षम होता है। राइट? डीएनएस फर्स्ट जो होता है, ये आपका नॉन स्पेसिफिक होता है, इज दैट इट अटैक करता है डीएनए एट एनी इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। सपोज दैट जब आप एंडोन्यूक्लियस पढ़ते हैं, तो वहां पे आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि अभी आगे कहानी आएगी उसको मैं आपको समझाऊंगा, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा कि ये उसी सीक्वेंस पे कट मारता है जहां पे इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलता है। याद आया? जैसे फॉर एग्जांपल डालडा लिख दो, इधर से भी सेम, इधर से भी सेम। तो ये क्या हो गया, ये आपका स्पेसिफिक लोकेशन पे कट मार रहा है, कहीं आओ बाओ जगह कट नहीं मार रहा है। लेकिन जो आपका डीएनएस है, ये किसी लोकेशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, ये इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डीएनएस फर्स्ट कहते हैं। ठीक है? तो यहां तक समझ में आ गया है। इसके बाद जब आप डीएनएज का एक्शन करते हैं, तो आपको मिक्सचर में आपको बहुत सारे मोनोन्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, और कुछ आपको ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स भी आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये आपका कोई स्पेसिफिक क्लीवेज नहीं करता है। समझ रहे हो? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैंने डीएनएज से मैंने तोड़ा है, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे, यानी कि मुझे मोनोन्यूक्लियोटाइड भी मिल सकता है, और मुझे मिक्सचर मिलेगा जिसमें मोनोन्यूक्लियोटाइड और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का क्या होगा, मेरा मिक्सचर होगा। तो इस पॉइंट को मैं याद रखूंगा। इसके अलावा एक और आपका अदर हैंड में, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया कि स्पेशल ग्रुप ऑफ एंजाइम होता है, जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करता है ओनली एट ए लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आगे हम समझेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे आपको एक पूरा सेपरेट लेक्चर मिलेगा, तो उसके लिए आपको नहीं परेशान होना है। तो बाकी हमने अभी तक क्या समझा? अगर हमने अभी तक क्या समझा बेटा, हमने ये समझा कि डीएनए को मुझे तोड़ना था, मुझे न्यूक्लियस एंजाइम चाहिए था। न्यूक्लियस ने जब मुझे तोड़ा, तो ये तोड़ने की इसकी गतिविधि दो तरीके का हो सकता है, या तो ये एंडो तोड़ेगा, या तो ये एक्सो तोड़ेगा। एक्सो में मेरे दो तरीके के थे, एक आपका एक्सो न्यूक्लियस थर्ड था, जो मैं इकोलाई से आइसोलेट करता हूं, और एक करके आपका बाई 3 1 करके एक मॉलिक्यूल है, जो बाई कट मारेगा, यानी कि दो मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे कट मार देगा। ठीक है? तो ये हमको याद हो गया। एंडो में हम आते हैं, तो एक हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस होता है, जिसकी स्टोरी सर बाद में बताएंगे, उसको हम बाद में देखेंगे। और एक हमारा क्या होता है, डीएनएज फर्स्ट होता है, जो कि नॉन स्पेसिफिक कट मारता है, उसको हमने यहाँ पे समझ लिया। ठीक है? इसकी इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और एक आपका एस1 एंडोन्यूक्लियस होता है, जो कि आपका फंगस से हम आइसोलेट करते हैं, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को कट करता है। अब यहाँ पे आपको फिगर में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत ही सुंदर डायग्राम, जो कि आपके टीए ब्राउन में बना हुआ है, आप देख लीजिए। एस1 न्यूक्लियस है, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के मॉलिक्यूल पे कट मार रहा है। कहाँ कट मार रहा है? इंटरनल न्यूक्लियोटाइड लोकेशन पे कट मार रहा है, यहाँ पे कट मारा, और ये आपका ब्रेक कर दिया। कोई दिक्कत नहीं आई।
अब देख लो, द रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस, S1 एंडोन्यूक्लियस जो कि क्लीव करता है केवल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को, इंक्लूडिंग सिंगल स्टैंडर्ड निक इन मेनली डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। इसके अलावा ये आपके निक वगैरह में भी कट मार देता है, तो बस आपको इतना याद रखना है, बाकी ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। इसके अलावा जो आपका डीएनए फर्स्ट होता है वो क्लीव करता है दोनों ही, चाहे वो सिंगल स्टैंड हो चाहे वो डबल स्टैंड हो, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। ये आपका सिंगल स्टैंड पे भी कट लगाता हुआ आपको दिख रहा है और डबल स्टैंडर्ड पर भी आपको कट लगता हुआ दिख रहा है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, जो क्लीव करता है डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल को, बट ओनली एट ए लिमिटेड नंबर ऑफ साइट्स पे कट मारता है, जिसकी स्टोरी हम आगे चल के समझेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या क्या समझा बेटा? हमने एंडोन्यूक्लियस में तीन तरीके के मॉलिक्यूल को देख लिया। S1 में एस स्पेलिंग आता है तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, केवल और केवल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल पे कट मारेगा, या तो फिर निक विक को भी कट मार के थोड़ा बहुत ठीक कर देगा। ठीक है, डीएनए जो होता है ये आपका नॉन स्पेसिफिक होता है, पहली बात होता है, और ये सिंगल और डबल दोनों पे कट मारेगा, लेकिन जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ये आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल पे कट मारेगा। ठीक है, तो ये जो आपके नॉमेनक्लेचर में डिफरेंशिएशन है, ये पर्टिकुलर पॉइंट को हम यहाँ पे याद रखेंगे। इसके बाद डीएनएच फर्स्ट के बारे में मैं आपको कुछ और भी प्रोटीन बता देता हूँ, कुछ सॉरी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, जिसको हम ऑलरेडी बोवाइन पैनक्रियाज से आइसोलेट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, काऊ वगैरह जो होते हैं, जूलॉजी जब पढ़ोगे तो ये आपके बोवाइन फैमिली में आते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ के चले आओ, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे टीए ब्राउन में अच्छे शब्दों में यहाँ पे टीए ब्राउन साहब ने इसको लिख दिया है। ठीक है, उसी चीज को हम दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं बेटा? हम उसको दूसरे वर्ड में बोवाइन पैनक्रियाज बोल सकते हैं। बाकी सर ने एक कॉन्सेप्ट दे रखा था, बहुत सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे बायोलॉजी तो क्या होता है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है ये आपका ग्लाइको प्रोटीन है, जो डिग्रेड करता है आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को, क्या करता है, डिग्रेड करता है। हालांकि ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड पर भी काम कर जाता है। तो ये चीजें हम यहाँ से सीख कर जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ, एक आध पॉइंट को और देख लेते हैं। जब आप इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक आपको राइबोन्यूक्लियस एच मिलता है, ये भी जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो अभी हम यहाँ पे आपको राइबोन्यूक्लियस एच भी बता देते हैं, जो कि आपका मैमिलियन टिश्यू, ईस्ट प्रोकैरियोट या वायरस पार्टिकल रिट्रोवायरस फैमिली में आपको देखने को मिलता है, जो कि कैटालाइज करता है एंडोन्यूक्लिएटिक डिग्रेडेशन ऑफ द आरएनए मॉइटी फ्रॉम द डीएनए आरएनए के हाइब्रिड से ब्रेक करने के काम आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके डीबीटी जीआरएफ के पेपर उठा लेना। 2019 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जब आपका डीएनए आरएनए का हाइब्रिड बनता है तो उसमें आरएनए को आपको तोड़ना होगा, तो कौन सा न्यूक्लियस आप लगाओगे? तो वहां पे आपका राइबोन्यूक्लियस एच होता है, या इसको प्यार से हम आरएनएस एच बोलते हैं, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फैमिली में आता है। ये बात आप याद रखेंगे। यूज क्या होता है? रिमूवल फॉर रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर फॉर ओकाजाकी फ्रेगमेंट से भी हटाने में हम इसका यूज करते हैं। तो ये आपका आरएनएस एच के बारे में मैंने बता दिया। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम डीएनए लाइगेज के बारे में पढ़ेंगे, और इस तरीके से हम एक एक करके सारे एंजाइम को डिटेल में पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो आशा है कि ये इनिशिएशन, ये शुरुआत आपको अच्छी लगी होगी। आज साल का पहला दिन है, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपनी चीजों को नोट डाउन करेंगे, और कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करेंगे कि हाँ, आज से हम अच्छे से लग गए सर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। अच्छे से हमने एक पर्टिकुलर लेक्चर को समाप्त किया है। इसी तरीके से धैर्य के साथ हम और भी कंटेंट को अपलोड करते रहेंगे। बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि डीएनए डीबीटी के रिगार्डिंग आप जो 108 वीडियोस मेरे ऑलरेडी पड़े हुए हैं उनको देखते रहो बेटा, क्योंकि बल्क में जब बहुत हो जाएगा ना, जब नोटिफिकेशन एग्जाम की आएगी तो पूरी दुनिया पढ़ेगी और पूरी दुनिया पढ़ाएगी, लेकिन जो इस वक्त पढ़ाई करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, और अभी से गलती नहीं करनी है, तो एक-एक करके अच्छे से हर चीज़ों को पढ़िए। सारे कंटेंट जो है वो बहुत ही शानदार है। एग्ज़ाम में अभी आपने सीएसआईआर में देखा कि आपको क्वेश्चंस वहाँ पे मिले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कोई आपको मोटिवेशन चाहिए होगा। ठीक है? बस केवल और केवल आपको पढ़ाई करना है। तो आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी